क्या आपने अपनी कुंडली देखी थी? क्या आपको पता था कि मैं सांसद बनूंगा? Biggest mystery of nature is फ्यूचर what is going to be there in the future. कैसा रहा स्कूल का सफर आपका, और कहाँ से आपने पढ़ाई लिखाई की? लखनऊ से ही या कहीं हाँ, और लखनऊ से ही सारी पढ़ाई लिखाई है। देखिए, कॉलेज में गए तो हम तब तक संघ के स्वयंसेवक बन गए थे। ऐसी 5 किताबें जो आप युवाओं को सजेस्ट करना चाहें। आप जिस धर्म को मानने वाले हों उसकी पुस्तक जरूर पढ़िए। क्या आप लोकसभा में भी हमें देखने को मिलेंगे? पार्टी जो दायित्व तय करती है वो करना चाहिए। लेकिन क्या आप ईमानदारी से सुधांशु जी ये स्वीकार करेंगे कि आपके भी कुछ प्रवक्ता हैं जो उसी स्तर पर हैं आज? इन सारी चीजों की शुरुआत अपोजिशन की तरफ से। बीजेपी में जो प्रवक्ता बनते हैं कोई आपको एग्जाम लिखना पड़ता है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। पार्टी देखती है और उचित समय पे सब लोग सैलरी मिलती है सर? सैलरी जैसी कोई चीज क्या, तो हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस एक दौर में दावा करती थी कि सरकार चलाना वो नहीं आता। अब जनता ने दिखा दिया है कि सरकार चलाना किसको आता है। पिछले 20-25 सालों में 10 साल से। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका चुनाव आज तक के हमारे इस विशेष प्रोग्राम प्रवक्ता में। जितनी पढ़ाई तुम करते हो डिग्री हासिल करने को, उतना तो एक शेर की खातिर हमको पढ़ना पड़ता है। बेहद पढ़े लिखे डॉक्टर, विद्वान, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, वेद, पुराण, साहित्य, राजनीति, समाज, आर्थिक, हर विषय पर अगर कोई बेहद प्रमुखता से अपनी बात रखता है, अगर अपनी वाणी से दूसरों को अचंभित कर देता है, तो ऐसा एक प्रवक्ता भारतीय राजनीति में है और वो आज हमारे साथ हैं। स्वागत कीजिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी का। सुधांशु जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। चुनाव आज तक पर आपका बहुत स्वागत सर। मजा आ गया। आपको जब भी देखते हैं टीवी पर और आपके साथ जब भी शो करते हैं तो लगता है कि अरे बाबा रे बाबा, कहां से आता है इतना ज्ञान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत बचपन से इंटरेस्ट था किसी चीज में, तो पढ़ते रहते थे। तो जो चीज पढ़ते रहते थे थोड़ा बहुत ध्यान रहता, बस, और कुछ खास नहीं। आप इंजीनियर हैं, आप राजनीतिज्ञ हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप साहित्यकार हैं, आप भाषाविद हैं। अरे भाई, हैं क्या आप? देखिए, मैं तो सिर्फ इसे कहना चाहूंगा, जो आपने कहा हैं क्या, ये शाश्वत प्रश्न है। अच्छा, कैसे मनुष्य के लिए किसी को भी कि आप कौन हैं, हु आर यू। तो अगर आप देखें, दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं इसी प्रश्न के खोज में लगी हुई हैं कि आप हैं कौन। और हैं कौन, इसे जानते हैं क्या है? आदमी के जीवन का लक्ष्य सिर्फ अपने ही को तो पहचानना है। जिसे एक उर्दू के शेर में कहा गया है, हम आप ही को अपना मकसूद जानते हैं। जो ना समझ पा रहे हो, मकसद का एडजेक्टिव मकसूद है, यानी आई एम माई सेल्फ माई डेस्टिनेशन। हम आप ही को अपना मकसूद जानते हैं, अपने अलावा किसको मौजूद जानते हैं, खुद अपनी राह खोजने हम जल वगर हुए थे, इस राज को तो केवल महदूद जानते हैं। मीन्स आई एम हैविंग माई डेस्टिनेशन इन माई सेल्फ एंड इट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ, बट वेरी फ्यू नो अबाउट दिस। क्या बात। सुधांशु जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की बातचीत, भाषा, उसके संस्कार, आचरण, हाव भाव से उसके पूरे परिवेश और उसके परिवार, उसके माता पिता का पता चल जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मम्मी पापा आपके या तो टीचर रहे होंगे या हैं क्या आप? हाँ, मेरे माता पिता दोनों टीचर थे। पापा हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, मदर हिंदी की थी और वो गर्ल्स कॉलेज से प्रिंसिपल होकर रिटायर हुई। तो जिसकी वजह से बचपन से ही तमाम बड़े बड़े प्रोफेसरों का मेरे घर आना जाना रहता था, उनको मैं सुनता रहता था। उसके उपरांत साहित्यकार बहुत आते थे घर पे। मुझे बचपन में बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों का भी
संपर्क में आने का मौका मिला। बहुत बच्चा था, महादेवी वर्मा जी के साथ भी हमारी फोटो है। अरे अरे, महादेवी वर्मा जी। जी, अमृतलाल नागर, वियोगी हरि, शिवमंगल सिंह सुमन, इन सबसे मिलने का मौका मिला। तो उस प्रकार से, और हम ये कह सकते हैं कि हमारे पिताजी एक उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में एक लेक्चर सीरीज चलाते थे हर महीने के प्रथम रविवार को, जिसमें बहुत लोग, बड़े बड़े लोग आकर लेक्चर देते थे विषयों पे। तो बहुत बच्चा था, चौथी में, पांचवी में, छठी में पढ़ता था, और उस समय उन विद्वानों की बातें सुनकर मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता था। जैसे मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊंगा, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए, जो आज की पॉलिटिक्स के हिसाब में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बड़ा रोचक। अच्छा, उन्होंने ये बात है, आई थिंक 1982 या 83 के आसपास, ठीक है, रामायण का काल निर्णय, इसके ऊपर 2 पार्ट में लेक्चर हुआ, और बाकायदा एक अच्छी वेल डॉक्यूमेंटेड रिसर्च के साथ। रामायण का काल हजारों साल पुराना है। ये अपने लेक्चर में जानते हैं किसने दिया था? कैलाश नाथ कौल जी, शीला कौल जी के हस्बैंड, इंदिरा गांधी के मामा। अब इसीलिए मैंने कहा, वो बौद्धिक विमर्श, एकेडमिक अपनी जगह, और आज की राजनीति के हिसाब से बड़ा विचित्र सी बात लगती है कि उन्होंने इस पे इतना। तो ऐसे भी लोगों का रिसर्च सुनने का, बहुत सारी चीजों को सुनने समझने का मौका मिला। वो भी एक एडिशनल फैक्टर था कि आप एजुकेशन के साथ साथ इन सब चीजों में भी बचपन से थोड़ा एक्सपोजर होता चला जाता था। आप मानते हैं सुधांशु जी की ये वही परिवेश था, और ये वो महान साहित्यकारों की विभूतियों की जो संगति आपको मिली, या घर में जो उनकी उपस्थिति का आपने लाभ उठाया, आज हम आपकी भाषा में, आपकी वाणी में, आपके ज्ञान में उसे परिलक्षित होते हुए देखिए, इसमें दोनों चीजें बताता हूं। देखिए, बचपन से, जैसे मैंने कहा कि हमारे पिताजी 3 चीजों में एमए थे, हिस्ट्री में भी, संस्कृत में आचार्य, और इंग्लिश में। तो क्या था कि संस्कृत और हिंदी, इन विषयों पे, माताजी हिंदी की थी, तो हिंदी मेरी थोड़ी अच्छी हो गई साहित्यकारों से बात करते करते। फिर जब मैं संघ में सक्रिय हुआ, तो मन में एक भाव आया जब मैं इंजीनियरिंग में आया कि भाई अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जबकि हमारे जमाने में, आपकी तो अंग्रेजी भी बहुत अच्छी नहीं, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। जबकि हमारे जमाने में इंजीनियरिंग में एडमिशन होने के लिए एक जरूरी शर्त थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की कॉपी बाद में जचती थी, पहले आपको इंग्लिश को क्वालिफाई करना पड़ता था। बहुत से बच्चे इसीलिए इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं पा पाते थे। लेट 80s और अर्ली 90s तक जिन लोगों ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया हुआ, उन्हें पता होगा कि इंग्लिश क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। तो इसके बावजूद अब जब मैं संघ के प्रभाव में आया, तो मन में वो धारणा और बलवती हो गई कि शुद्ध परिमार्जित हिंदी का प्रयोग करना है। कई बार स्टूडेंट लाइफ में हमारे फ्रेंड्स जो थे, वो कहते थे, अच्छा आज तुम जब बोलोगे तब हम लोग नोट करके रखेंगे कि इंग्लिश के कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया। तो कई बार शर्त लगा के भी होता था, और ये थोड़ा, मैं मतलब इसको कोई अन्यथा नहीं लेना चाहिए। बाद में कहते थे, यार तुमने तो एक भी अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग नहीं किया अपने पूरे भाषण में। तो इस ढंग से भाषा के प्रति एक अलग प्रकार का मतलब मेरी अनुराग, प्यार, अनुराग और अध्ययन करने की रुचि, या इस प्रकार की चीजें प्राप्त हुई। ये बहुत ही अद्भुत है, और हम शाखा पर भी आएंगे, आरएसएस के आपके सफर। और वैसे एक और बात बताऊं, परिवेश का भी एक बड़ा महत्व होता है जी। तब मैं लखनऊ में रहा, वहां की लैंग्वेज में जो ये उर्दू का इंपैक्ट आपको मिलता है। देखिए, मैं एक और बात कहूंगा, इसे थोड़ा कोई अन्यथा ना ले, कि भाई मुस्लिम समाज के बारे में एक इमेज अलग प्रकार की बनी हुई है पूरे भारत में, या पर्टिकुलर टाइप का व्यवसाय करते हैं, ये करते हैं, ऐसे करते हैं। हमने एक अलग टाइप का माहौल देखा है। कैसा? मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं। बताइए, बताइए। मतलब मैं किसी प्रोफेशन को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, मगर एक कहावत में कहा जाता है, अरे ये क्या तुम ये सड़क छाप भाषा का प्रयोग कर रहे हो, ये क्या वो रिक्शे इक्के वालों भाषा प्रयोग कर रहा हूं। मैं उनका कोई अपमान नहीं कर रहा हूं, एक कहावत बचपन में प्रचलित की जाती थी। मैंने रिक्शे और इक्के वालों की भाषा जानते क्या देखी बचपन में जी, जब लखनऊ में हम लोग थे, या अर्ली ये 80s की बात है। ये मैं किस्सा नहीं बता रहा हूं, खुद का सुना हुआ। उस जमाने में होता था, भाई कहाँ चलोगे, खाली खड़ा हुआ है इक्के वाला रिक्शा, इक्का लोग जानते होंगे जो तांगे से चलता है। जी जी जी, तांगा। हाँ भाई चलोगे, हाँ साहब चलेंगे। कितना पैसे लोगे? 2 रुपए। नहीं नहीं, 1.5 रुपए पड़ते हैं, या 2.5 रुपए, नहीं 2 रुपए मोल भाव होता था उस जमाने में। 1.5 रुपए, 2 रुपए, इससे ज्यादा का तो किराया होता ही नहीं था शहर में कहीं भी जाने का। मैंने ऐसा भी सुना है, किसी से पूछा, भाई फला जगह चलोगे? हाँ साहब चलेंगे। कितना लोगे? लुक एट हिज रिप्लाई। वो जानते क्या कहता है? जो मुनासिब हो दे दीजिएगा, बस हुजूर की नजर इनायत बनी रहे। दिस इज द वर्ड ऑफ इक्के वाला एंड समटाइम्स अ रिक्शे वाला।
जब कोई ऐसा बोलता था तो हम लोगों को लगता था कि अगर 2 रुपए पड़ते हैं तो इसको 2.5 रुपए देंगे, इसने ऐसी, और ये मैंने अपनी कानों से सुनी। हाँ, तो ये तो लैंग्वेज का एक मल्टीफेरस इम्पैक्ट आपके ऊपर, आपके वातावरण से पड़ता है, तो उसका भी हमें एक लाभ मिलता चला जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, परिवेश और आपके साथ जिस माहौल में आप उठते बैठते हैं उसका बहुत असर पड़ता है। स्कूलिंग, मैं ये तो कह सकता हूँ दावे के साथ एक बार फिर से कि आप बड़े ब्राइट स्टूडेंट रहे होंगे। कैसा रहा स्कूल का सफ़र आपका, और कहाँ से आपने पढ़ाई लिखाई की? लखनऊ से ही या कहीं? हाँ, लखनऊ से ही सारी पढ़ाई लिखाई हुई। तो ठीक है, बचपन में थोड़ा हाँ पढ़ने लिखने में अच्छे बच्चों में हमारी गिनती होती थी। तो स्कूल से टाइम से था वो थोड़ा, और उसमें भी मेरी रुचि बहुत अलग अलग चीज़ों के ऊपर भी थी। अच्छा, जैसे? मैं जैसे एग्जांपल देना चाहता हूँ। आजकल अरब इजराइल वॉर चल रही है, ये फिलिस्तीन और इजराइल वाला। इट इज अक्टूबर 1981। आई थिंक मैं 4th-5th में पढ़ता था। अनवर सादात की हत्या हुई। क्यों हुई थी? अब मैंने पापा से पूछा कि ये क्यों, ये बहुत इन दोनों न्यूज में आ रहा है, अखबार में निकल रहा है। तब मतलब टीवी तो बहुत ही रेयर चीज हुआ करती है। लखनऊ में टीवी आ गया था, लखनऊ में 1976 में टीवी आ गया था। भारत के अधिकांश शहरों में 1982 के बाद आया, जब एशियाड उस जमाने के बाद टीवी आया। मगर हमारे यहाँ टीवी आ गया था, तो उस जमाने में लोग बड़ा चर्चा करते थे, घर में भी लोग बैठते थे, तो बड़ा अनवर सादात की हत्या हो गई, क्या हो गया? तो मैंने पूछा क्या, तो पूरा उन्होंने मुझे बताया कि ये 4 अरब इजराइल वॉर हुई, फिर कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ, उस कैंप डेविड अकॉर्ड के तहत मान्यता प्रदान की इजिप्ट ने, उससे इजिप्ट के कुछ कट्टरपंथी नाराज थे, अनवर सादात की हत्या हो गई। अब मैं यहाँ पे बात मानता हूँ, देखिए संयोग, थोड़ी मेरी रुचि थी, वरना 4th-5वीं क्लास में किसको रुचि, कौन इजिप्ट का प्रेसिडेंट मार दिया गया, मेरे से क्या मतलब। दूसरा, हमारे पिताजी भी उस पूरे विषय के पर्याप्त जानकार भी थे कि उन्होंने सारी बात बताई। फिर मैं क्लास 8th में आया तो मैंने फिर पूरा अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का डिटेल, वो किंग सोलोमन के 10th सेंचुरी BC के टेंपल से लेके उस तक का पढ़ा। तो मेरी रुचि इन सब चीजों में बचपन से। 8वीं क्लास में? जी, 8वीं क्लास का बच्चा पढ़ गया सब, तो उसमें मेरी रुचि थी। फिर वो बढ़ती गई, तो मैंने फिर वो 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सोलोमन का टेंपल, वही जो व्हीलिंग वॉल है आज, वो पूरा जेरूसलम में जो झगड़े का पूरा आधार है तीनों का, तो वो मैंने पूरी उसी समय पढ़ी कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, तीनों का वहां पर क्या क्यों क्यों पवित्र मानते हैं और किस बात का संघर्ष है, और इजराइल बनने के बाद कैसा संघर्ष हुआ, ये सारी चीजें हैं। तो उस जमाने से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था, तो उस कारण से भी जानकारियां बढ़ती चली जाती हैं। फिर जब आप बचपन में उन चीजों से एम्बेडेड हो जाते हैं, तो जब आप बड़े होते हैं तो और आप इंटरेस्ट लेकर चीजों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। भाई बहन के साथ कैसा रिश्ता था सर घर में? भाई के साथ बहुत बढ़िया था, एक ही भाई हमारे। अच्छा, उनके साथ जानते हैं कैसी मजेदार बात होती है? जी जी। नॉर्मली भाई बहनों में क्या होता है, मूवी की बात होती है, फिल्म की बात हो रही है, खेलने की बात हो रही है, ये हो रही है। कभी कभी हमारे और हमारे भाई में जानते हैं कैसी बहस होती थी जी। हमारे मदर फादर उसमें कई बार बीच में हस्तक्षेप करते थे। आप विश्वास नहीं करेंगे जी, मतलब 12वीं के बाद मैं बीटेक में पढ़ता था, 12वीं में, और उसके उपरांत बहस इस बात पे होती थी कि द्वैत दर्शन सही है या अद्वैत दर्शन सही है, अरे वाह वाह, भक्ति मार्ग सही है या ज्ञान मार्ग सही है। और उसके ऊपर कई बार बहस होते होते वो बहस में तब्दील होने लगती थी। तब माता जी कहते अरे भाई छोड़ो भाई यार, तुम लोग इस विषय को ये इशू ना बनाओ। पर बाद में कई बार हमारे परिवार के अन्य नाते रिश्तेदार भी कहते थे भाई ये तो आप लोगों का बड़ा विचित्र बात है, बच्चे इस पे बहस कर रहे हैं कि वेदांत मत में द्वैत ज्यादा सही दर्शन है या अद्वैत, या भक्ति मार्ग के द्वारा मुक्ति प्राप्त हो सकती है या ज्ञान मार्ग के द्वारा। वाह, पढ़े लिखे लोगों का परिवार, घर में दोनों माता पिता विद्वान, भाई से आप बौद्धिक चर्चा करने लगे, और इस चर्चा के बाद क्या आपको ये लग रहा था कि आप साहित्यकार बनेंगे, आप ज्योतिषी बनेंगे, कुछ और बनेंगे? ये इंजीनियरिंग कहाँ से आ गई डॉक्टर सुधांशु बीच में? मेरे मन में भावना थी साइंटिस्ट बनने की। अच्छा। और फिजिक्स मेरा बड़ा प्रिय विषय था, और फिजिक्स में भी जिसको थ्योरेटिकल फिजिक्स कहते हैं, यानी न्यूटोनियन मैकेनिक्स से लेके रिलेटिविटी की, जैसे आइंस्टीन की क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से लेके क्वांटम मैकेनिक्स तक का जो इवोल्यूशन है, ये सब विषय मेरे लिए बहुत रुचि के थे। मतलब बचपन में आपको बताएं, हम लोग जब थे तो शाम को अक्सर लाइट चली जाती थी। लाइट चली जाए तो क्या करोगे, छत पे जाके बैठ जाओ। गर्मी के दिनों में उस जमाने में कोई इन्वर्टर तो होता नहीं था, और ना घर में जनरेटर होता था, तो आप जाके छत पे बैठ गए। तो हमारे घर के पास एक हमारे फ्रेंड रहता था, उसके बाबा बहुत जानकार व्यक्ति थे, रिटायर्ड थे। तो जैसे आसमान की तरफ देख रहे हैं तो ये तारे हैं,
अंतरिक्ष है, इसके परे क्या है, इस प्रकार की चीजें दिमाग में घूमती रहती थी। तो क्या होता था कि उस समय इन सारी चीजों को सुनकर बचपन में मन में बहुत सारे प्रश्न उठते थे और अपने बड़े बुजुर्गों से जाकर हम वो प्रश्न पूछने का प्रयास करते थे। कि जैसे हम ये उनसे पूछते थे कि अगर उन्होंने कहा कि ये सौरमंडल है, सौरमंडल के आगे आकाशगंगा है, आकाशगंगा के आगे पूरा यूनिवर्स है, तो मेरे मन में आता है यूनिवर्स के बियॉन्ड क्या है, क्या बात। अब ये यूनिवर्स किस पे टिका हुआ है। इस ढंग की बातें अक्सर पूछते रहते थे। उससे भी मन में, दिमाग में नए नए प्रकार की चीजें आना, फिर डिस्कशन होना, उस प्रकार की बातें होती रहती थी। अब आप कॉलेज में आ गए थे, इंजीनियरिंग आपने ले ली थी, और इंजीनियरिंग में भी आपने, हाँ, मैं इसमें भी बात बताऊं, जो आपने इंजीनियरिंग की बात कही, जी जी, जब आप साइंस में आपका इंटरेस्ट था तो इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया। यद्यपि जो सिलेक्शन हुआ मैं उससे थोड़ा संतुष्ट नहीं था। अच्छा, क्या स्ट्रीम में कुछ गड़बड़ हो गई? नहीं, आईआईटी के पेपर में मैं मैथमेटिक्स में थोड़ी सी गलती कराया। उसमें लिखा हुआ था 6 क्वेश्चन थे, उसमें 3-3 मार्क्स के थे। उसमें लिखा हुआ था यस और नो आपको स्टेट करना है। उसमें भी लिखा था अलोंग विद रीजन इन 2 लाइन, और मैंने पढ़ाई नहीं, रीजन लिखा ही नहीं, तो मेरे तो 18 में 0 हो गए। खैर कोई बात नहीं। उस जमाने में जब इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ, लेकिन सिलेक्शन फिर भी हो गया आपका? सिलेक्शन दूसरे में, आईआईटी में नहीं हुआ। अच्छा, तो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ। तो उस जमाने में थोड़ा सिलेक्शन बड़ी चीज मानी जाती थी। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज थे ही नहीं, केवल गवर्नमेंट के 4 कॉलेज थे। तो व्यावहारिक बात आपसे कह रहे हैं, भले ही आपकी फिजिक्स में, साइंटिस्ट में रुचि हो, परंतु ये माना जाएगा कि भाई इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया तो इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि एक अच्छी नौकरी सरकारी नौकरी उस जमाने में। और फिर ये रहता था कि सिविल सर्विसेज दे सकते हैं बाद में, इस ढंग की चीज। तो इसलिए वहां से साइंस में रुचि से होते हुए इंजीनियरिंग में आने का सफर पूरा हुआ। कॉलेज की ज़िंदगी कैसी रही? कोई कॉलेज का ऐसा यार दोस्त जो आज भी आपके साथ हो, और कोई ऐसी दिलचस्प मीठी याद कॉलेज की जो आप हमसे शेयर करना चाहें? देखिए, कॉलेज में गए तो हम तब तक संघ के स्वयंसेवक बन गए थे। अच्छा, संघ, आप शाखा में जाने लगे थे तब तक आप? हाँ, 11वीं-12वीं क्लास में जाने। अच्छा, स्कूल में जाने लगे थे। हाँ, तो जब शाखा में गए तो नियमित शाखाधारी स्वयंसेवक बन गए बीटेक में जाने के बाद। तो एक अलग प्रकार का वातावरण, एक अलग प्रकार की छवि लोगों की नजर में बन जाती है। तो वो जो छात्र जीवन की चुहलबाजियां होती हैं उनसे थोड़ा सा वैसे ही डिफरेंस हो गया। मतलब अगर आप हंसी मजाक भी कोई ज्यादा कर दें तो, मैं वो नाम नहीं लेना चाहिए, रैगिंग पीरियड होता था। जब अपन सीनियर हुए तो रैगिंग में किसी से ज्यादा हंसी मजाक कर दिया। तो एक बार संघ के कार्यक्रम में मैंने कुछ बोला, तो आप समझिए मेरे एक जूनियर ने आके मुझसे कहा, सर आप इतनी गहरी और डीप बात करते हैं, मुझे लगता है कि आपको तो ये हंसी मजाक भी करना ठीक नहीं लगता है। तो मैंने उसको बुरा नहीं माना। मैंने कहा देखिए, जो बात कह रहा है बात सही कह रहा है। तो आप ये समझिए कि उस प्रकार की इमेज बन गई कि अगर आप कोई हंसी मजाक भी करें तो दूसरे को लग रहा था कि भाई इनको तो हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, छात्र जीवन में बाकी लोग हंसी मजाक नहीं। तो ये बताइए सर हमें, डॉक्टर त्रिवेदी, की क्या संघ में आपको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप एकदम भारतीय सभ्यता, संस्कृति की, संस्कारों की बात करें और कोई मौज मस्ती नहीं, ऐसा होता है? देखिए, ये इमेज गई क्यों, हुई क्यों? बता रहा हूँ। हमारे जमाने में तब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, माहौल अलग टाइप का था। हम लोग जब संघ में जाते थे तो ये जानते हैं, आपको एक विचित्र शर्त थी, संघ के पदाधिकारी आप तब बन सकेंगे जब आप 75% मार्क्स पिछले सेमेस्टर में लाए हो। आपके स्कूल या कॉलेज में 4 GPA होना चाहिए। कारण ये था, हाँ, हमारे माना जाता है कि भाई आप समाज में या हमारे स्टूडेंट फ्रेटर्निटी में एक मॉडल, रोल मॉडल के रूप में देखे जाने चाहिए। यू शुड बी सीन एज समवन डिफरेंट। तो सबसे पहले यू शुड बी एट ए पर्टिकुलर लेवल इन स्टडीज। अब अगर पढ़ाई में ही अच्छे नहीं है, मतलब अगर मैं ये प्रैक्टिकली मानूं, अन्य सब्जेक्टों में इंजीनियरिंग तो फर्स्ट डिवीजन टाइप होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट डिवीजन भी नहीं है तो फिर आप किसी को दूसरी बात से क्या प्रभावित करेंगे? फिर आपका निजी आचरण भी ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके संगठन के बारे में भी एक पॉजिटिव इमेज रखें कि भाई ये लोग इस प्रकार के होते हैं। तो इसलिए, और ये ऐसा नहीं कि कोई वो कहते थे, जब वही व्यक्ति आता ही था उस जमाने में, उसमें कोई चार्म थोड़ी था आने में। ये सब लोग आज कहने लगते हैं ना कोई पावर, न जिंदगी में कभी सोचा था कि हमारी जिंदगी में ऐसा समय आएगा कि क्लियर मेजॉरिटी की सरकार सेंटर में होगी। इसलिए उस समय तो मिशन था, उस समय कुछ पाना नहीं था, लेकिन देना था। और क्या ये भी आपकी बातों से हमने ये अंदाजा लगाया
सुधांशु जी कि संघ लीडर्स को शाखा में लेता था और उन्हें और तैयार करता था कि हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार वही लोग कर सकते हैं जिनमें लीडरशिप क्वालिटी हो। क्या हम ठीक सोचते देखिए, हैं? संघ के बारे में कहा जाता है कि वो व्यक्ति निर्माण में विश्वास करता है, यानी पर्सनालिटी, कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण। तो जिसे कहते हैं ना, संघर्षों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, लोग बताया जाता था। तो आप देखिए, जो आप क्वालिटी का निर्माण करते हैं तो क्या होता है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में, थोड़ा राजनीतिक हो जाएगा, मैं बोले दे रहा हूं, सिर्फ 2 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो नेता बन के प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी। 2007 के बाद का कोई सर्वेक्षण उठा के देख लीजिए, मिनिमम 55-56% जनता की पसंद और किसी किसी दौर में 70% जनता की पसंद कि यह व्यक्ति प्रधानमंत्री होना चाहिए। ऐसी पर्सनालिटी का निर्माण हुआ। अटल जी के बारे में 30-40 साल पहले, मतलब 1957-58 में नेहरू जी ने कहा कि मुझे लगता है यह व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहिए, 98 में प्रधानमंत्री बने। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, बाकी जितने भी नेता बने वो नेता बाद में बने, परिस्थितियों के चलते हुए प्रधानमंत्री पहले बने। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह या पीवी नरसिम्हा राव जी की बात नहीं कर रहा हूं, राजीव गांधी जी भी दुखद परिस्थितियों के चलते हुए बने। इंदिरा गांधी जी इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में उस समय गूंगी गुड़िया की संज्ञा दी गई, उससे बनी, बाद में नेता बनी। जवाहरलाल नेहरू जी, सारी कांग्रेस कमेटियां पक्ष में थी सरदार पटेल के, और गांधी जी की अनुकंपा से, परिस्थितियों से बने। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए, जो आपने कहा संघ कैरेक्टर निर्माण, आज आप देखिए मोदी जी के कैरेक्टर में जो दिखाई पड़ता है, फर्मनेस, कन्विक्शन, ऑस्टेरिटी, हर चीज। तो इस ढंग की चीजों का बारे में आग्रह रहता था कि ये चीजें आपके व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तभी तो दूसरा आपका रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप भी वही हैं जो बाकी सब हैं, तो फिर हाँ, तो वो आपसे मौज मस्ती तो करेगा, सम्मान नहीं करेगा। नहीं तो फिर आपने कोई मौज मस्ती नहीं की, क्योंकि आप तो स्कूल से ही शाखा में जाने लगे, संघ से जुड़ गए। कॉलेज में आपने पिक्चर नहीं देखी, कॉलेज में आपने बंक नहीं मारा, दोस्तों के साथ पार्टी नहीं की? ऐसा नहीं कह सकते। हाँ। देखिए, मैं एक बात बताऊं, अब भी थोड़ी बड़ी अजीब सी बात लगेगी किसी को सुनने में। मैंने एक दौर ऐसा रहा है कि मैंने 2 साल तक पिक्चर नहीं देखी, और एक दौर ऐसा रहा मैंने 1 साल टेलीविजन नहीं देखा। मैंने लंबे समय तक चाय नहीं पी। कारण यह था कि हमने विवेकानंद की एक किताब पढ़ी बीटेक फर्स्ट ईयर में, जिसका शीर्षक था विविध प्रसंग। उसका पहला चैप्टर ये कहता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वो कहता है जीवन का उद्देश्य है मानसिक और भौतिक सभी विषयों से मन को पृथक कर लेना, तभी आत्मा को भविष्य में कैवल्य की अनुभूति होने का मार्ग प्रशस्त होता है। इट मीन्स यू हैव टू डिटैच योर माइंड फ्रॉम एनीथिंग। यह मतलब आपके माइंड को किसी का आदी नहीं होना चाहिए, आम भाषा में कहें। तो उससे मेरे मन में बात आई, किस चीज का आदमी आदी हो सकता है? तो भाई, चाय एक ऐसी चीज थी जो हॉस्टल में भी है, घर में भी है, ट्रेन में भी है, जहां जा रहे हैं वहां है। तो हमने कहा कभी ये पता ही नहीं लगेगा कि जाने अनजाने में आप कब इस चीज के आदी हो गए, इसलिए इसको छोड़िए। फिल्में देखना स्टूडेंट लाइफ में इतना आम होता था कि फिल्म देखना सबसे, भाई 1 साल के लिए, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा 1 साल संकल्प करके फिल्म छोड़िए। उस जमाने में क्रिकेट मैच बहुत आते थे। अब यंग जो ये नया जब ये विदेश से वो चैनल 9 का ऑस्ट्रेलिया से टीवी का प्रसारण आता था, देखने के लिए लोग उमड़ पड़ते थे। मैंने कहा क्रिकेट में बहुत रुचि होने के बावजूद क्या हम उसको रेजिस्ट कर सकते हैं अपने मन की भावना को? तो 6 महीने या साल भर के लिए आप संकल्प कर लीजिए। मतलब आप मजेदार बात बताएं, आपको याद हो 1986 में वो जिसमें वो लास्ट बॉल पे छक्का मार दिया था जावेद मियांदाद ने, चेतन शर्मा की गेंद पे। वो मैच इतना इंटरेस्टिंग था कि उस समय वो रेडियो पे आ नहीं रहा था। अब मैच ये संकल्प है कि टीवी देखना नहीं है, तो मैं कमरे के दूसरे छोर पे जाके खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई ये आखिरी ओवर में क्या हो रहा है ये बता दे। क्योंकि उन्होंने कहा सामने नहीं, सामने आखिरी देखना। अगर ये संकल्प है कि 6 महीने नहीं देखना है तो 6 महीने नहीं देखना है, फिर चाहे कितना इंटरेस्टिंग मैच आ जाए। नहीं, हम इसे संकल्प नहीं कहेंगे, हम इसे दृढ़ संकल्प कहेंगे आपका। और ये कमाल है, ये अद्भुत है। ये संघ की देन है सर, संघ ने वो ये आपको दृढ़ निश्चय, परिवार, संस्कार, संघ, सारी चीजों को लेकर एक अलग सोच, एक अलग विचार। देखिए, संघ यह बताता है कि आप समाज के बारे में, देश के बारे में, संस्कृति के बारे में। जैसे मैं आपको बताऊं, पहला पर्व जिसमें मैं पहले बौद्धिक में गया, जहां मैं संघ से प्रभावित हुआ, तो ऐसा ही आरएसएस के 6 पर्व माने जाते हैं साल भर में, जिसे संघ के 6 पर्व कहते हैं। और वो जिसमें रक्षाबंधन भी है, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक का पर्व है,
शरद पूर्णिमा का पर्व है, गुरु पूर्णिमा का पर्व है, उसी में एक मकर संक्रांति है। तो जो हमारी शाखा में आए थे उन्होंने बौद्धिक में बड़ी गहरी बात कही कि मकर संक्रांति का जो पर्व है इसमें खिचड़ी खाने का विधान है। तो खिचड़ी क्यों खाई जाती है? उन्होंने कहा इसलिए खाई जाती है कि समता का पर्व है। देखिए, कोई भी पर्व होगा और उसमें पकवान यदि खाने की व्यवस्था होगी तो गरीब और अमीर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पकवान खाएगा। अब पूड़ी कचौड़ी खानी है, मिठाई खानी है, तो गरीब अच्छी क्वालिटी की मिठाई और पूड़ी कचौड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो काम चलाओ करेगा। अमीर बहुत हाई क्वालिटी, जैसे उस जमाने में देसी घी की पूड़ी बड़ी चीज मानी जाती है। तो उन्होंने कहा अगर खिचड़ी खानी है सब खाएंगे तो एक दिन कम से कम देश में ऐसा है जिसमें राजा से लेके और जो व्यक्ति भिखारी तक है, रंग तक, वो एक ही भोजन कर रहा है, क्योंकि खिचड़ी तो सब खा सकते हैं और उस दिन राजा को भी खिचड़ी खानी है। तो मुझे लगा ये तो एक बड़ी गहरी बात है कि समाज में समरसता समानता का भाव कैसे आ सकता है। ये 6 पर्वों में से एक पर्व चुना गया है। इस ढंग की बातों से मन के ऊपर प्रभाव पड़ा और फिर हम उस दिशा में आगे बढ़ते। आज क्रिकेट देखते हैं आप? अब आजकल तो देखने का मौका कम मिलता है। नहीं, उस एक जमाने में बड़ा इंटरेस्ट था, स्टूडेंट लाइफ में क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। पिक्चर आजकल देखते हैं? कभी कभार। कौन पसंद है आपको? हीरो, आपका फेवरेट हीरो हीरोइन कौन है? देखिए, मेरा थोड़ा माइंड दूसरे टाइप का चलता है, जिसमें कई बार मेरे स्टूडेंट लाइफ में मेरे दोस्त मुझसे कहते थे, अमा यार ये तुम पिक्चर देखने के लिए आए हो कि दिमाग लगाने के लिए? जब मैं कहता था ना हम समझ गए जो आज लोग रियलाइज कर रहे हैं कि मैसेजिंग क्या दी जा रही है। समझ गए। चलिए, मैं आज इसको कोई मैं बातें बोल चुका हूं, मैं इसको सिर्फ कोई एक सांप्रदायिक नजरिए से नहीं कह रहा हूं, मगर हमेशा फिल्मों में दिखाया गया कि टीका लगाए और कंठी माला पहने हुए व्यक्ति विलेन ही होगा। चलिए, वो तो एक अलग छोड़ देते हैं वो विषय। आपने जितनी फिल्में देखी होंगी, प्रोफेसर संकी होगा। हाँ, ये हमेशा से लेके और अभी इडियट वाले सहस्त्रबुद्धि, ये साउथ इंडियन कॉमेडियन ही होगा। 1970 की फिल्म पड़ोसन के मास्टर पिल्लई, एक चतुर नार करके सिंगार से लेके, और अभी वो धमाल 1 और धमाल 2 वाले उसमें महमूद से लेके, मैंने कहा ये क्या है भाई? सरदार कॉमेडियन ही होगा। मैंने कहा ये बताइए, पढ़ने लिखने वाला छात्र बेवकूफ होगा, वो चतुर महालिंगम जैसा होगा, और क्लास बंक करने वाला छात्र स्मार्ट होगा। वो और ये समझिए कि वो पॉकेट मारी करना, चोरी करना, ये स्मार्टनेस का प्रतीक है। तो मेरे दिमाग में ये आता था कि ये फिल्मों में मैसेजिंग क्या दी जा रही है और आज समाज को किस दिशा में ले जाया जा रहा है। और मैं कहूंगा कि आज जब बहुत से बाहर की इंटेलिजेंस एजेंसीज के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाइड हो चुके हैं, तो मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2 हो या यूरी बैजमेव जो पत्रकार बन के यहां रहता था, अब समझ में आता वो एक एजेंडा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति लिखने वाला एजेंडा को, उसको शायद खुद भी नहीं पता था कि उस एजेंडा का हिस्सा बना हुआ है। एक एजेंडा था जिसको उसने कहा था आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, जिसका फर्स्ट स्टेज था कि डिमोरलाइजेशन स्टेज, यानी हमारा सभ्यता, संस्कृति, समाज, धर्म सब कुछ गलत है, इसके लिए एक फेक नैरेटिव्स क्रिएट करने हैं। और मेरा दुख की बात है कि आज तक हमारा समाज बहुत से उस हिस्सों में फेक नैरेटिव्स में फंसा हुआ है। तो फिल्मों को देखकर भी मन में ये बात आती है। तभी आप मनोरंजन से अधिक वहां पर नहीं, मगर मनोरंजन की भी एक बात आपसे कहें, बहुत सी चीजें सीखने को मिलती थी। जैसे मैं आपसे पूछूं सईद जी, ये बताइए जिंदा शब्द का क्या अर्थ होता है? मैं और आप जिंदा हैं? नहीं, जिंदा का लिटरली मीनिंग जानते क्या है? बताइए। एक फारसी का शब्द है। अच्छा। इसका मतलब होता कैदी। और जिंदा वर्ड इसलिए प्रयोग होता है कि यह माना जाता है जब तक आप जीवित हैं तब तक आपकी आत्मा इस शरीर में कैदी है। ओह, अच्छा। अच्छा, ये मेरे मन में कहां से आया? मुगले आजम फिल्म याद है? हाँ। उसका सबसे फेमस गाना कौन सा था? जब प्यार किया तो डरना क्या। जब वो खत्म होता है तो अकबर का डायलॉग याद है? वो क्या कहता है? नहीं याद दिलाइए। तेरा ये रक्स, ये दिलचस्प अंदाज बयां यकीनन इनामात का मुस्तहिक है। रक्स, ग्लैमर, दिलचस्प अंदाज बयां, तो समझ में आ गया। तो वो कहता है कि हम तुझे कुछ अता फरमाना चाहते हैं। उसका नेक्स्ट डायलॉग क्या था? दरोगा जिंदान, ले जाओ इस बेबाक लौंडे को और कैद खाने के अंधेरों में। तो शुरू में मुझे लगा ये दरोगा जिंदान किसी दरोगा का नाम होगा। अब बड़े बुजुर्गों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, दरोगा जिंदान मतलब इंचार्ज ऑफ द प्रिजन, डीजी प्रिजन। जिंदान कहते हैं कैद खाने को। अब देखिए, वहां से मेरे मन में बात आई, अच्छा जिंदान कैद खाने को कहते हैं। फिर दूसरी जगह पढ़ा,
ये अशफाक उल्लाह खां का आखिरी शेर था जब उन्हें फांसी दी गई है फैजाबाद के जेल में। तो उन्होंने आखिरी शेर ये पढ़ा कि तंग आकर जालिमों के जुल्म और बेदाद से चल दिए सुए अदन जिंदान फैजाबाद से, यानी सुए अदन कहते हैं स्वर्ग को, यानी अब जालिम अंग्रेजों के जुल्म से तंग आकर हम स्वर्ग की ओर कूच कर रहे हैं। कहां? जिंदान फैजाबाद से, यानी फैजाबाद की जेल से। फिर वहां से मन में विचार आया, तो एक थे जो काफी आलिम व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि नहीं, जिंदान वर्ड इसलिए आया कि जिंदा का मतलब कैदी है, जिंदान का मतलब कैद खाना है। अब उसके बाद आपको समझ में आता है कि जो फिलोसफिकल मीनिंग इस जिंदा शब्द का क्या है। तो फिल्मों से भी कई बार बड़ी गहरी गहरी बातें होती, बस आप उस नजरिए से देख तो रहे हो फिल्म। बहुत ही सुंदर आपने ये उदाहरण दिया है सुधांशु जी। और मैं एक और बात कहूँ, अरे प्लीज, हम आपको सुनने ही तो बैठे हैं आज। प्लीज। पूरब और पश्चिम फिल्म है। हाँ, पूरब पश्चिम। बताइए, आज की युवा पीढ़ी बहुत इश्क मोहब्बत की बात करती है, कहते हैं ब्रेकअप हो गया। अरे ब्रेकअप कैसे हो सकता प्रेम में? सांसें ब्रेक हो सकती, ब्रेकअप नहीं हो सकता। अगर ब्रेकअप हो गया तो कोई इसको अन्यथा मत ले, इसका मतलब सिर्फ वो एक आकर्षण था। आकर्षण में ब्रेकअप हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में ब्रेकअप हो सकता है, प्रेम में ब्रेकअप नहीं हो सकता। क्या बात। जो उनका अमीर खुसरो की लाइन है ना, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूबगा, जो डूबा वो पार। अब फिल्मों में आप देखिए कहाँ है वो। हमने वो फिल्म मनोज कुमार जी की देखी। देखिए, मनोज कुमार जी की फिल्मों की एक खासियत रहती थी कि वो वैल्यूज को बहुत एस्टैब्लिश करते थे। याद है उसका वो फेमस गाना, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे मेरे पास। आज मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं, जहां पर बहुत लिबरल लाइफ की बात आ रही है, अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म आ रहा है। मैं यंग लड़कियों लड़कियों दोनों से कहना चाहूंगा, अमेरिका में जाके चेक कर लिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंगल वुमेन आर इन देयर 50s। साथ वाले ने छोड़ दिया क्योंकि देयर इज नो कमिटमेंट। 50, 55, 56 साल की उम्र में शारीरिक आकर्षण में कमी आई, वो किसी यंग की एज के वाले के साथ घूम रहे। पूरब पश्चिम में क्या गाना था? कौन सा? उसकी वो लाइन जो वो कहता है, मेरा दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। ये भारतीय आदर्श था। यानी ब्रेकअप नहीं हो सकता जब आत्मीय संबंध में ब्रेकअप। इसीलिए हमारे यहाँ आत्मज वर्ड प्रयोग किया जाता है, आत्मीय संबंध कहा जाता है। आत्मा में ब्रेकअप नहीं होता, बुद्धि में ब्रेकअप होता है। इसलिए उन फिल्मों के भी जो गाने थे वो एक अलग आदर्श देते थे उस जमाने में। अब आजकल तो सब। सुधांशु जी, आपकी सोच एकदम बौद्धिक है। सुधांशु जी, जो यार दोस्त हैं, जो संगति है, वो भी ऐसे ही है। वो भी सारी बौद्धिक चर्चा उन लोगों से भी होती है जैसे आज आप हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं सारा। या कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ नहीं है, बस बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं, जोक वोक सुना रहे हैं। ऐसे कोई यार दोस्त हैं आपके? देखिए, यार दोस्त तो सब अनेक प्रकार के हैं, परंतु वैसे मेरी थोड़ी प्रवृत्ति एकांतवासी ज्यादा है। जब आज खाली समय व्यतीत करना हो तो एकांत में बैठना, मित्रों के साथ भी उठना बैठना। बहुत सारे मित्र हैं जिनसे, और कुछ संयोग ये कहूंगा कि मेरी मित्रता अक्सर हमारी आयु से बहुत बड़े वर्ग वाले लोगों से हो जाती है। तो अच्छी बात है। मतलब जो एक एक पीढ़ी बड़े लोग हैं। इवन जब मैं 21-22 साल का था, एक अगर आपको ध्यान हो, हिंदुस्तान समाचार एक एजेंसी होती थी, इसमें बड़े वरिष्ठ पत्रकार थे, रामशंकर अग्निहोत्री जी। मेरी उम्र थी 21-22 साल, उनकी उम्र थी 72-73 साल, बाबा की उम्र के थे। और वो कभी कभी मजाक में हंसते हुए कहते थे, ये मेरा मित्र है। तो लोग ये देख के कहते थे, इसकी उम्र में मत जाओ, है तो मेरे ग्रैंडसन के बराबर, मगर मैं इससे मित्रवत व्यवहार करता हूँ। अब मैं ये बात नहीं कर रहा, तो मेरे मन में भी उन लोगों के साथ बैठना, उन लोगों के साथ सुनना, क्योंकि उनसे कुछ सीखने को मिलता था। एक और बात मैं कह दूं, आज यंगर जनरेशन को एक बहुत बड़ा फोबिया हो गया है या कंफ्यूजन हो गया है। हम किसी दूसरे की बात क्यों माने? हम जब तक खुद नहीं देखेंगे, खुद नहीं समझेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए साहब, अपने अनुभवों से सीख कर तो दुनिया आगे बढ़ती है। स्मार्टनेस इसमें नहीं है, स्मार्टनेस उसमें है जो दूसरों के अनुभवों से सीखने। बड़ी बात है ये। तो बड़े लोगों के साथ बैठने से आपको जिंदगी के वो अनुभव पता लगते थे, और उससे आप बेहतर तरीके से आगे जा सकते हैं। अगर आप कहें कि हम हर चीज खुद सीखेंगे, तो जो मैं उदाहरण देता हूं, 2 बच्चे जा रहे हैं, एक गर्म दूध का भगोना रखा हुआ है, दोनों की मां ने कहा बेटा छूना नहीं, जल जाओगे। एक ने कहा ऐसे कैसे अपनी मां की बात मान लेंगे,
वो छुआ, जला, चिल्लाया, उसकी माँ ने आकर उसको मलहम लगाया, दूसरे वाले ने माँ की बात मान ली, तब तक तो बहुत आगे निकल गया जब उसने दूसरी यात्रा आगे शुरू की। बहुत बहुत इसलिए मैंने कहा कि आज जो ये थ्योरी समझाई जाती है कि बड़े बुजुर्गों की बात मत मानो, देखिए साहब, उनके पास समझ, अनुभव 10 में से 9 मामलों में आपसे ज्यादा होता है। एक आध चीज हो सकती है नई टेक्नोलॉजी के बारे में जहां आपको ज्यादा हो, मगर जिंदगी कैसे जीनी है ये समझ उनको ज्यादा बेहतर है। हम बिल्कुल सहमत हैं आपसे। और वो कहावतें पुरानी और वो उक्तियां सब आज भी उतनी ही सही हैं आपके हमारे जीवन में सुधांशु जी। हम ये मानते हैं कि पढ़ाई लिखाई आज भी आप खूब करते होंगे। इसके अलावा क्या शौक है आपको? घूमना फिरना, खाना पीना, क्या अच्छा लगता है? नहीं, कुछ नहीं, बस ये क्या बात हुई? पढ़ना। पढ़ने के अलावा पूछा? एकांत में बैठे हैं नहीं, तो हमने पढ़ने ज्योग्राफिक या डिस्कवरी हाँ। चैनल जैसी चीजें देखना, तो वहां भी ज्ञान अर्जित करते हैं आप? नहीं, वो बात उसकी नहीं है। बात ये देखिए, और कभी बात है बैठ के सोचना पढ़ने से ज्यादा। देखिए, जब तक व्यक्ति सोचेगा नहीं, एक हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, आदि शंकराचार्य जी ने कहा था कि व्यक्ति को जीवन में किस चीज की जिज्ञासा होनी चाहिए। उन्होंने कहा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी ब्रह्म की जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा ही नहीं होगी तो आप क्या? जैसे आपने कभी सोचा होगा कि मुझे जर्नलिज्म में आना है, और जर्नलिज्म क्या है, तो पहले तो जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी ना, तब आगे आए। तो उसी प्रकार जीवन में अब ये प्रकृति क्या है, प्रकृति के भिन्न भिन्न अवयवों का आपस में संबंध क्या है, समाज क्या है, राष्ट्र क्या है, इस देश का एग्जिस्टेंस क्या है, राजनीति का क्या मतलब है, इन सारे विषयों पे तो आप तब सोच पाए जब आप बैठ के कभी सोचेंगे तो। और सोचने के लिए किसी भी प्रकार के प्रभाव से मुक्त है। आप फोर्स में सोच रहे हैं, आप कोई डिबेट में जा रहे हैं, आपसे किसी ने कहा जी इस एक्ट के बारे में आपने पढ़ा, वो तो परिस्थिति जन्य है। जब आप रिलैक्स होकर सोचते हैं तब जो है आपको यह समझ में आता है कि ये चीज, जैसे मेरा एक कहने का मतलब है, ये मैंने एक स्वामी राम तीर्थ की पुस्तक में पढ़ा था जी। आप किसी पानी के अंदर एक बुलबुला क्रिएट हो जाए, एज ए बुलबुला फट गया, तो फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वहां वैक्यूम क्रिएट हुआ ना, तो अगल बगल से पानी आके बढ़ गया। तो उसी प्रकार अगर आपको कुछ चीजों की समझ लेनी है तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू ट्राई टू क्रिएट वैक्यूम इन योरसेल्फ, तभी तो अगर बगल से चारों तरफ से मिलेगा, चीजें आपके पास आएंगी। ये ज्योतिष विद्या सीखने का कहाँ से विचार आया? देखिए, ज्योतिष में जो मेरा इंटरेस्ट हुआ वो जानते कैसे हुआ? मैंने आपसे कहा कि मेरा जो सबसे फंडामेंटल जो रुचि का विषय था वो था फंडामेंटल फिजिक्स। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स से लेके क्वांटम मैकेनिक्स तक। जब आप फिजिक्स के डेप्थ में जाते हैं तो यू एंटर इनटू मेटाफिजिक्स, और जब आप मेटाफिजिक्स में जाते हैं तो आप फिलॉसफी में एंटर करते हैं। और फिलॉसफी दो है, इंडियन एंड वेस्टर्न। अब ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैंने भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलॉसफी पहले पढ़ी, फिर उसके बाद उसमें वेदांत को पढ़ने का मौका मिला। अब वेदांत का सार क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी एवरीथिंग इज वर्ल्ड में सब कुछ एक तय सिस्टम से हो रही है। अगर वो तय सिस्टम से हो रही है तो विच आर द रूल्स विच आर गवर्निंग दिस? देयर हैज टू बी सम इंडिकेटर्स। वहां से अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं मेरे मन में कैसे बात आई। एक बहुत बड़े नेता थे विपक्ष के, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब वो हैं भी नहीं, बहुत बड़े थे, मतलब ये 2002 की बात है। मैं अमेरिका में उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि जी मैं संघ परिवार में किसी को इंटेलेक्चुअली नहीं मानता, संघ परिवार में केवल 2.5 इंटेलेक्चुअल है। मैंने कहा जी क्यों? तो उन्होंने 2 हमारे नेताओं के नाम लिए जो पहले लेफ्टिस्ट थे, इसमें आ गए, उनका भी नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा रेस्ट ऑफ द संघ परिवार इज आधा। तो मैंने कहा ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं? तो उन्होंने कहा आप लोग इस प्रकार के एब्सर्ड प्राचीन माइंडसेट में पड़े रहते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी को भी विषय बनाने लगते हैं। डॉक्टर जोशी ने उस समय यूनिवर्सिटीज में लागू कर दिया था। तो मैंने उनसे कहा कि फॉरगेट अबाउट इंडियन कल्चर सब कुछ। इफ आई आस्क यू कि 20th सेंचुरी की साइंस की सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, सबसे बड़ी थ्योरी, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या कहा गया? एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन जैसे होते ना, उसमें चौथा डायमेंशन टाइम का है। तो जैसे आप टाइम में आगे और पीछे जा सकते हैं वैसे ही एक्स वाई जेड में भी। अब अगर आपसे पूछे कि टाइम का डायमेंशन क्या है, टाइम का मेजरिंग डायमेंशन क्या है, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि इस समय कितना बजा है, तो इस समय जो भी बजा होगा लंदन में, न्यूयॉर्क में, टोक्यो में कुछ और बजा होगा। तो आपने एक स्टैंडर्ड पैरामीटर बनाया जीएमटी, विच इज इक्वली एप्लीकेबल ऑन अर्थ।
अब मैं आपसे पूछूं कि आइंस्टीन की फोर्थ डायमेंशन टाइम का मोस्ट एक्यूरेट एब्सोल्यूट मेजरिंग साइंटिफिक पैरामीटर विच इज इक्वली एप्लीकेबल ऑन अर्थ, on moon, on Mars or any point in space in a solar system or anywhere in the galaxy, वो क्या है? It is only and it can only be the relative positions of planet. अब आप उसको भूल जाइए। भारत में आइए, कोई भाई विवाह करना, कहते भाई मुहूर्त देखो, नौकरी ज्वाइन करनी है मुहूर्त देखो, गृह प्रवेश करना मुहूर्त देखो। व्हाट इज मुहूर्त? इट इज द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ प्लैनेट। इन अ वे it is the most accurate measuring scientific parameter of Einstein's most sought after fourth dimension. और लास्ट में एक और बात कहूं, जिन लोगों को मेरी बात पर ऐतराज हो, हमारे शरीर में 70% पानी है और 30% ये तो सॉलिड है। हमारे धरती पे भी 70% पानी है, 30% धरती है। ये बताइए, मून के मूवमेंट से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो मतलब साइंस ये मान रही है कि चंद्रमा के मूवमेंट से समुद्र के पानी पर तो असर पड़ रहा है और हमारे शरीर के पानी पे असर नहीं पड़ रहा होगा। ब्रेन में तो 90% पानी है। तो मुझे लगता है ये सोच अवैज्ञानिक है। हाँ, ये ठीक है कि हमें उसको मेजर करना नहीं आता है, अभी साइंस को कैलकुलेशन करना आया है, फ्यूचर में मेजर करना भी आया। देखिए, आप माने ना माने, हम आपको ज्योतिषी कह रहे हैं। ज्योतिषी डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, अब एक बात और पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, देखिए, मैं नहीं आपने जानकार नहीं हूं। नहीं, हमने कहा, हमने पहले मगर मैं उस बात के फंडामेंटल एलिमेंट को बहुत गहराई से देखता हूं। और मैं एक और बात भी आपसे कहना चाहता हूं। ये बताइए, कभी आपने सोचा कि इंडिया ने जीरो दिया, डेसिमल दिया, तो 9 के बाद ही जीरो क्यों आया? नहीं, 8 के बाद भी आ सकता था, 7 के बाद भी आ सकता था, 10 के बाद भी आ सकता था। क्यों आया भाई 9 के बाद? उसका कारण यह है कि हमारे वेदों के 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। और ज्योतिष के 2 हिस्से हैं, गणित और फलित। तो गणित ज्योतिष से डेराइव हुई है, गणित से ज्योतिष नहीं। तो एंटायर मैथमेटिक्स वाज डिवाइज्ड टू कैलकुलेट द मोशंस ऑफ प्लैनेट, और 9 प्लैनेट माने गए। तो हर प्लैनेट को एक एक अंक दिया गया, जिसमें राहु और केतु छाया ग्रह भी। ग्रह का हमारा कॉन्सेप्ट, उनका कॉन्सेप्ट अलग है, उस पर जाएंगे तो अननेसेसरी वो हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं 9 तो मूल अंक हैं। उसके बाद क्या है? इन 9 ग्रहों के बियॉन्ड रिपीटिशन ऑफ सिमिलर सोलर सिस्टम। इसलिए 9 के बाद रिपीटिशन आया है, शून्य आया है, ये समझना चाहिए। इसलिए मैंने कहा इसके अंदर बहुत गहराई है। मगर अफसोस की बात है कि वेस्टर्न माइंडसेट के प्रभाव के कारण हम उसमें गहराई की बजाय बुराई देख रहे हैं। तो ये बताइए आप हमें कि क्या आपने अपनी कुंडली देखी थी? क्या आपको पता था कि मैं सांसद बनूंगा? क्या आपको पता था कि मैं राजनेता बनूंगा? क्या आपको पता था कि नहीं, मैं इंजीनियरिंग करके भी मेरा व्यवसाय जो होगा वो इंजीनियरिंग नहीं होगा, इंजीनियर का नहीं होगा? इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपसे मैं पूछूं कि प्रकृति का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो प्रकृति का सबसे बड़ा रहस्य है कि भविष्य में क्या होने वाला है। द बिगेस्ट मिस्ट्री ऑफ नेचर इज फ्यूचर, व्हाट इज गोइंग टू बी देयर इन द फ्यूचर। उसके बारे में बात उसी को करनी चाहिए जिसने प्रकृति से परे की किसी शक्ति से संबंध स्थापित कर लिया हो, अन्यथा नेचर विल पुट बैक इट्स इनर्शिया। तो मेरा मानना है कि यह प्रकृति से परे की चीजों के बारे में बात सार्वजनिक रूप से करना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। अच्छी बात है सर, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब बहुत कम उम्र में आप मुख्यमंत्री के सलाहकार बन गए, आप बीजेपी अध्यक्ष के सलाहकार बन गए। तो ये जो बचपन से परिवेश से जो आपने ग्रहण किया था, पढ़ाई लिखाई थी, जो आपका बौद्धिक स्तर था, आप इसे मानते हैं कि इसके कारण आपको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई? हाँ, थोड़ा बहुत होता है। जब राजनाथ सिंह जी, कल्याण सिंह जी की सरकार में शिक्षा मंत्री थे, मैं उस समय विश्व संवाद केंद्र जो संघ का मीडिया सेंटर है, वहाँ पे मैं उस समय मैं शाम के समय बैठता था, अपना समय देता था। वहाँ उनसे बाई चांस मुलाकात हुई। यद्यपि मेरी उस समय भाजपा के और भी कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात हुई। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी थे, उनकी डेथ हो गई। कलराज मिश्रा जी अभी भी राजस्थान के गवर्नर हैं, उनसे भी बहुत नज़दीकी का संबंध हुआ, और बहुत सारे लोगों के साथ। पर राजनाथ जी के साथ नज़दीकी बढ़ती चली गई। फिर जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने और फिर जब सीएम बने तो इन्फॉर्मेशन एडवाइज़र बन गए। तो ठीक है, उन लोगों को कुछ लगता था, उन लोगों को थोड़ा बातचीत करने में मुझे उनसे सीखने का मौका मिलता था। वो भी मेरी हौसला अफजाई करते थे। हाँ भाई, सब लोग बड़े नेता थे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से भी मुझे बहुत कम उम्र में मिलने का मौका मिला। तो बहुत से ऐसे लोग थे। इवन मोदी जी से मेरी पहली मुलाकात 1998 में हुई, लोकसभा चुनाव में। तो वो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे।
और वो उस समय उत्तर प्रदेश आए थे, तो उसी समय गोविंदाचार्य जी से हुई, तो बहुत से लोगों के साथ, उमा भारती जी से भी मिलने का मौका मिला, तो कम आयु में बड़े नेताओं के साथ मिलने का मौका मिला, और ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। इवन बहुत से लोग आज हमारे प्रत्यक्ष राजनीति में हैं या नहीं, गुरुमूर्ति जी, बलबीर पुंज जी, दीनानाथ मिश्रा जी, भले ही आज हमारे अगेंस्ट में हैं, अरुण शौरी जी 1998-99 में उनसे मिले, तो बहुत सी बातें मुझे उनसे सीखने को मिली। थोड़ा उन लोगों को भी कुछ लगा तो उन्होंने भी मेरा उत्साहवर्धन किया कि हाँ भाई, इस लड़के को थोड़ा सा आगे करो, तो उस वजह से फिर तो मानवीय बात है कि फिर जब राजनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो हम उनके साथ राजनीतिक सलाहकार के रूप में रहे। सुधांशु जी, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो हम उन्हें भी अवसर देंगे, आप एक एक करके उनकी बात का जवाब दीजिए। सुधांशु जी, आपकी छवि एक विद्वान प्रवक्ता की है, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि ऐसी 5 किताबें जो आप युवाओं को सजेस्ट करना चाहें कि जो उन्हें पढ़नी ही चाहिए। देखिए, आपने पुस्तक की बात कही, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, हर व्यक्ति अपनी अपनी रुचि के अनुसार पुस्तकें पढ़ता है, पर अगर आप कहें कि कौन सी पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए, तो मैं कहना चाहूँगा आप जिस धर्म को मानने वाले हों उसकी पुस्तक जरूर पढ़िए, आपको सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। अफसोस यह है कि हमने पढ़ना छोड़ दिया है और उस पर राजनीति करके लड़ना शुरू कर दिया है, और कम से कम जो भारतीय संस्कृति से निकले हुए जितने भी धर्म हैं, अगर आप देखेंगे, इवन अगर आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में भी, तो आपको बहुत सारी चीजों में मिसगाइड किया जा रहा है, समझ में आ जाएगा। वेद वेदांत उपनिषद पढ़ने के बाद तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, भाई बड़े बड़े साइंटिस्टों को उसमें इतना बड़ा ज्ञान दिख गया, हम उसे न पढ़ें तो बहुत बड़ी समस्या। इसलिए मेरा मानना है, अपने अपने धर्म को मौका लगाकर कभी पढ़िए और गहराई से समझिए। एक दूसरा, साइंस की किताबें जरूर पढ़िए। तीसरा, साहित्य जरूर पढ़िए, क्योंकि यही 2 चीजें हैं जो आपको पशु के लेवल से मानवीय लेवल तक ले जाती हैं, विज्ञान और साहित्य। संगीत है कला, जैसे अपने यहां कहा गया ना, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। यदि साहित्य संगीत और कला ये नहीं है, तो फिर तो आप इक्विवेलेंट टू एनिमल इंस्टिंक्ट में रह रहे हैं। साहित्य की किताब पढ़िए, कला की किताब पढ़िए, संगीत की किताब पढ़िए, विज्ञान की किताब पढ़िए, और 5वां अपने धर्म की पुस्तक अवश्य पढ़िए। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, और क्या आपके बच्चे भी पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे? देखिए, हमारे बच्चे तो शादी बहुत लेट हुई, बच्चे भी बहुत लेट हुए, बच्चे तो भी बहुत ही छोटे हैं, तो अभी तो वो एकदम प्राइमरी स्कूल में है। हाँ, मगर परिवार में एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे हमारी श्रीमती जी IIT से PhD हैं। एक रोचक घटना बताऊँ, 2011 में जनगणना वाले आए, तो उस जमाने में आपको याद हो, जनगणना में वो ये भी कहते थे ना कि आप अपना वो बताइए, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, शैक्षणिक योग्यता, इनकम, ये सब भी। तो बाई चांस मैं उस समय वहाँ लखनऊ में था, तो मैं तो बताया PhD, फिर पता चला भाई PhD, पत्नी PhD, तो वो थोड़ा सा कहने लगा, भाई साहब आप सच बोल रहे हैं, मजाक तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको डॉक्यूमेंट करने वाले। तो हम लोगों ने कहा, भाई तुमको डिग्री ला के दिखाएं क्या? तो थोड़ा सा परिवार में किस प्रकार का पढ़ाई लिखाई और एकेडमिक्स वाला वातावरण रहा, तो हमारी जो मैंने बताया पत्नी भी IIT से PhD हैं और भाई भी PhD है। मदर फादर के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। वैसे सुधांशु जी, आपके पास हर सवाल का जवाब है, आपसे कुछ भी पूछ लीजिए, आपके पास जवाब पहले ही होता है। तो सवाल मेरा ये है कि आप राज्यसभा में तो पहुंच ही चुके हैं, अब आप क्या उम्मीद करते हैं, या फिर किस तरह की चीज़ें अभी आपको नज़र आती हैं, या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोकसभा में भी हमें देखने को मिलेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि समय समय पर पार्टी जो दायित्व तय करती है वो करना चाहिए, और मेरे मन का ये विचार रहता है कि पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी के जो सिद्धांत हैं, उसके लिए मैं क्या अधिक से अधिक कंट्रीब्यूट कर सकूं, उसके प्रति मेरा विचार रहता है। भूमिका दायित्व जो भी हो। हमारे साथियों के ये प्रश्न थे, धन्यवाद, आपने उन्हें भी अपने इस कार्यक्रम में प्रवक्ता में शामिल किया। लेकिन सुधांशु जी, आपने बहुत कम उम्र में बीजेपी में संगठन में भूमिका निभाई, आपने चुनाव जितवाया, आपको राज्य की जिम्मेदारी दी गई, आप भविष्य में अपने आप को बीजेपी में कहां देखते हैं? देखिए, मैं पहली बात ये कहूं, भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक आंदोलन है
जिसका लक्ष्य है परम वैभवम नेतुम एतत् स्वराष्ट्रम, राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाकर स्थापित करना है। इसलिए इसमें कौन किस भूमिका में होगा यह संगठन तय करता है। और हम लोगों को यह सोचना चाहिए कि तुलसी जस होतव्यता तैसे मिले सहाय, आप न जावे ताही पर ताही तहां ले जाए। जैसी परिस्थितियां भवितव्य होना होगा, परिस्थितियां वैसी बनेंगी, वैसा होगा और आपको स्वयं पहुंचाएंगे। बस केवल अपने माना गया निष्काम कर्म से काम करते रहिए। और मेरा मानना है कि संगठन का नेतृत्व, अब जैसे अब संयोग की बात अगर आप देखिए, जैसे मैंने बताया कि उस समय जब राजनाथ जी यूपी में सीएम थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हम ये बने। नितिन गडकरी जी के समय में मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बना। फिर जब राजनाथ जी दोबारा अध्यक्ष बने, मैं प्रवक्ता बना। अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उस समय हम दोबारा प्रवक्ता के रूप में रहे। नड्डा जी कार्यकारी अध्यक्ष थे, उस समय हमारी राज्यसभा हुई। अब वो हम नहीं बता रहे, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी थे। बताइए, एकलौती सीट थी। हाँ, मुझे तो बिल्कुल गुमान नहीं था कि इकलौती सीट के ऊपर मेरे को कंसीडर किया जाएगा, निर्विरोध एकदम, और वो हुआ। तो मुझे ये लगता है कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, अब जैसे मोदी जी हर चीज के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, तो मेरा ये मानना है कि काम करते रहना चाहिए। हमारा केंद्रीय नेतृत्व सबके ऊपर, जिसे कहता है ना, कीप्स एन स्ट्रिक्ट विजिल ओवर एवरी डेवलपमेंट, और उचित मौके पे आने पे आपको उचित जो भी स्थान मिलना है वो स्थान मिलेगा। और थोड़ा बहुत इसमें भाग्य का भी खेल रहता है। आप हाँ, भाग्य भाई कभी कभी क्या होता है, आपने किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत काम किया, और एन वक्त पे वो कॉन्स्टिट्यूंसी चली गई सहयोगी दल के पास तो आप कैसे लड़ेंगे? अब इसमें तो आपका पार्टी नेतृत्व तो चाहे भी तो आपको उस समय वो नहीं दे सकता ना। तो कभी कभी परिस्थितियां, भाग्य, वो भी मानना चाहिए। आप बहुत मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ, बहुत अच्छी तरह से अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, बीजेपी का पक्ष रखते हैं, और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं से आपकी भिड़ंत, हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, भिड़ंत। कई बार आपको लगता है यार कहाँ आ गया, क्या कर रहा हूं? हाँ, मैं वैसे उसे भिड़ंत नहीं मानता हूं, मगर कई बार मुझे लगता है कि भाई ये क्या, किस स्तर के ऊपर बहस होने लगी। देखिए, तथ्यों पे बात होनी चाहिए। आपके तथ्य पूरे तीखे होने चाहिए, पूरे चुभते हुए होने चाहिए, शब्द चुभते हुए नहीं होने चाहिए। परंतु अब कभी कभी ये हो गया है कि मैं नहीं कह सकता कि अब किसी को लगेगा, ये प्रतिपक्ष के लोगों ने ज्यादा शुरू किया। शायद उनके यहां कोई नीतिगत निर्णय हो कि चीखना चिल्लाना ज्यादा है। कभी कभी मैं ये भी बात मानता हूं कि परिस्थितियां ऐसी होती कि उनके पास चीखने चिल्लाने के अलावा कोई अवसर नहीं होता। मैं आपके चैनल का एक उदाहरण देना चाहता हूं। ठीक है। जिस दिन कांग्रेस के नेता वो संदीप दीक्षित ने भारत के तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के लिए सड़क छाप गुंडा शब्द प्रयोग किया था, आप अपने चैनल की टीवी डिबेट निकाल के देख, इतना चीखा चिल्लाहट हुई। ऑडियंस बेस्ड शो था, एंकर ने पहले रोकने की कोशिश की, नहीं माने, देन ऑडियंस केम इन बिटवीन। उन्होंने कहा, जी साहब, आप डिबेट करने आए हैं या डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं? अगर डिस्टर्ब करने के लिए आए तो डिबेट छोड़ दीजिए, चले जाइए, हम लोगों को सुनने दीजिए। ये नहीं हो सकता कि एक शब्द दूसरा बोलेगा और आप उस पर चीखना शुरू कर देंगे। ये मैं उनकी विवशता कह रहा हूं, उनकी बुराई नहीं कह रहा हूं। अब इस चीज पे वो क्या डिफेंड करेंगे? अच्छा, अब ये बताइए, अब ये कह दिया जाएगा कि वो सनातन धर्म जो है वो डेंगू है, मलेरिया है, फिर उसके आगे बढ़ के उनका एक गठबंधन सहयोगी, नहीं वो तो HIV है, वो तो लेप्रोसी है। अब आप बताइए, इस पे बेचारा विपक्ष वाला प्रवक्ता आएगा तो चीख चिल्ला के रायता फैलाने के अलावा उसके सामने क्या विकल्प होगा? तो इसे मैं उनकी मजबूरी भी मानता हूं, मगर ये राजनीति के निरंतर नीचे जाते हुए एक स्तर का भी प्रतीक है कि हम एक गंभीरता जो अडॉप्ट करके रखनी चाहिए थी। अब इसे कोई राजनीतिक बयान मान ले, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, कांग्रेस एक दौर में दावा करती थी कि सरकार चलाना उन्हें ही आता है। अब जनता ने दिखा दिया है कि सरकार चलाना किसको आता है पिछले 20-25 सालों में, 10 साल से। मगर मैं इतना जरूर कह रहा हूं, एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में भूमिका निभाना क्या होता है, ये उनको भारतीय जनता पार्टी के आचरण से सीखना चाहिए, क्योंकि हम सबसे लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं और अनेक मौकों पर हमने गंभीर और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई। सुधांशु जी, डिबेट्स में जब एक प्रवक्ता के तौर पर आप बैठते हैं तो व्यक्तिगत आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप, आपको लगता है कि ये कभी नहीं होना चाहिए और इसके लिए हमें कुछ कदम उठाना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है, मैं किसी पे व्यक्तिगत निजी टिप्पणी नहीं करता। कई बार विपक्ष के कुछ प्रवक्ता हम पे निजी टिप्पणी कर भी देते हैं, मैं उसको अवॉइड कर जाता हूँ। मेरे कई मित्र और शुभचिंतक मुझे बाद में कहते हैं, अरे भाई उसने ऐसा बोल दिया, आपको
उस पर रिएक्ट करना चाहिए था। मैंने कहा भाई वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम कर रहे हैं, मगर मेरा मानना है कि इसको रुकना चाहिए। बात मुद्दे की होनी चाहिए, बात सिद्धांत की होनी चाहिए। पर दुख की बात जानते क्या है, ये व्यक्तिगत आक्षेप और टीका टिप्पणी, प्रवक्ता तो बहुत छोटा स्तर है भाई। 2007 में सोनिया गांधी जी यूपीए चेयरपर्सन होकर मोदी जी के बारे में मौत का सौदागर शब्द बोलेंगी, और वहां से 2014 के चुनाव के समय इमरान मसूद ये शब्द बोलेंगे कि मोदी जी के लिए बोटी बोटी काट डालूंगा, और जो बाकी शब्द बोले गए मणिशंकर अय्यर ने, वो सारी बातें अपनी जगह। आप सोचिए यदि बड़े नेता इस स्तर को यहां तक लाएंगे तो फिर प्रवक्ता तो उसी राह को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, राजनीति में हार जीत चलती रहती है, परंतु मर्यादा को बना के रखना सबका उत्तरदायित्व है, चाहे वो पक्ष में बैठे हो या विपक्ष में। आपका निजी तौर पे मानना है कि ये सब नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए? बिल्कुल हाँ, ये व्यक्तिगत टीका टिप्पणी के लिए मैंने आपसे कहा ना, तर्क आपके चुभते हुए होने चाहिए, शब्द चुभते हुए नहीं होने चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं, जब हम लोग विपक्ष में थे, अब लोग जाके टीवी फुटेज निकाल के देख लें, हमारे कितने प्रवक्ता लोग इस ढंग की भाषा का प्रयोग करते थे जो आज विपक्ष में कहा जा रहा है। और जबकि जो बहुत से लोग कहते हैं ना कि साहब वो मीडिया का वो कर दिया, बाइकआउट कर दिया, ये तो एक पक्ष। अरे भाई वो दौर था हमारे, एक तरफा मीडिया एकदम एक पक्ष की झूठी खबर भी फैलाता था। मैं झूठी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि मतलब कश्मीरी हिंदुओं को जब कश्मीर से निकाल दिया गया तो कहा गया कि ये तो सारे संसाधन इनके पास थे, तो ये अमीर और गरीब की लड़ाई है। झूठ की इंतहा। मगर इसके बावजूद भी डिबेट किया है, और हमारी पार्टी ने तो जिस ढंग के स्टालवार्ट्स दिए उस जमाने से, आप देखिए अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, इवन रविशंकर प्रसाद जी, एक क्लास एंड कैलिबर था विपक्ष में रह के हम लोगों ने ये दिया है। तो आज कोई ये कहे कि साहब हम विपक्ष में आ गए तो हम ऐसा करने लगे हैं, हम ये होने लगा, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। जनता सबको देखती है कि आप अपने नंबर पार्टी में बढ़ा रहे हैं या पार्टी के नंबर जनता की नजर में कम कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही, लेकिन क्या आप ईमानदारी से सुधांशु जी ये स्वीकार करेंगे कि आपके भी कुछ प्रवक्ता हैं जो उसी स्तर पर हैं आज? नहीं, मेरा ये मानना है इन सारी चीजों की शुरुआत अपोजिशन की तरफ से हुई है, और मैं ये बात बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, आज डिजिटल डाटा का जमाना है। कोई जाके चेक कर ले कि इन चीजों का इवोल्यूशन पिछले 8-10 सालों में कैसे हुआ, और किसी भी डिबेट में देख ले 99%, अब मैं दावा नहीं करता, मैंने सारी डिबेटें देखी हैं, परंतु 99% मैटर में आप देखेंगे प्रोवोकेटिव एंड पर्सनल स्टेटमेंट दूसरी तरफ से आता है। लेकिन 1% जवाब भी दिया जाता है। नहीं, अब वो हम ये कह रहे हैं कि उस विषय में तो कोई हमारे सहयोगी दल से बैठा है, कोई भी बैठा है, वो कोई कह दे, मगर प्रोवोकेटिव और पर्सनल स्टेटमेंट। अब मैं छोटी सी बात कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी आज कोई डिजिटल डाटा निकाल ले, उनके प्रति जैसे अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, भारत के इतिहास में कोई नहीं होगा। इसमें कोई किंतु परंतु है क्या? अच्छा, जो लोग हमारे विपक्षी लोग जो उदाहरण देते हैं वो तो प्रतीकात्मक है, वो ऐसा बोला इसका मतलब हमारे लिए बोला गया है, मगर जो मोदी जी के लिए बोला गया है वो तो सीधे ऑब्जेक्टिव है, मतलब कोट अनकोट मर जा मोदी, मोदी की मौत, मोदी के टुकड़े, इसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। वो क्या उदाहरण देते हैं कि मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा बहुत दिनों बाद रामायण की हंसी ध्यान आई रामायण सीरियल। अरे भाई ये तो रामायण थी, ये तो कटाक्ष है, आपने मान लिया कि जो आपके लिए कही जा रही है, यहां तो आप मोदी जी का नाम लेके कह रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है सारे दलों के ऊपर ये जिम्मेदारी। अन्यथा एक और बात बताएं क्या होता है, हम शॉर्ट टर्म गेम में फंस जाते हैं। ये पॉलिटिकल क्लास के बारे में जो जनता में इमेज कम होती चली जाती है, पूरे राजनीतिक वर्ग की जो गरिमा कम होती चली जाती है, इससे सब लोग प्रभावित होंगे। कोई ये ना सोचे कि हम इससे बच जाएंगे। जो राहत इंदौरी का शेर था ना, लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। सर, ये बीजेपी में जो प्रवक्ता बनते हैं, कोई आपको एग्जाम लिखना पड़ता है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। पार्टी देखती है और उचित समय पे सब लोग। सैलरी मिलती है सर? सैलरी जैसी कोई चीज क्या, तो हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो उसमें कोई सैलरी की अपेक्षा कैसे कर सकते सर? आजकल तो प्रवक्ताओं के भी सर्वे होने लगे हैं, नंबर 1, नंबर 2। हमने सुना है कि आप उस सर्वे में जबरदस्त रैंकिंग आपकी, नंबर 1 आए आप। अब वो तो जो सर्वे किया उनकी उनसे आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या प्रक्रिया और क्या मेथोडोलॉजी। नहीं, हम तो मानते हैं आपको और उनसे भी पूछेंगे। बहुत सारी बातें तो और करनी थी, लेकिन भाई सर्वेक्षण तो आपके चैनल को लोग भी करते हैं और आप लोगों को भी प्राइज मिला है। आपके चैनल को लगातार नंबर 1 कितने सालों से, 20 सालों से चल। जी, बहुत धन्यवाद। सुधांशु त्रिवेदी,
आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अपने को समझने का प्रयास इस जीवन में कर रहे हैं और इसके साथ समाज और राष्ट्र के लिए कुछ कार्य हो सके, और अपने को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे ये ईश्वर की कृपा पर निर्भर करेगा। जिसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि, मगर एक बात में मैं मानता हूं, कई विदेशी लोगों ने ये कहा है, जैसे अब मैं एकदम ऑथेंटिक मुझे नहीं ध्यान है, परंतु संभवतः आर्थर शोपेनहावर ने, ये तो ऑथेंटिक मुझे पता है, उसने कहा उपनिषदिक फिलॉसफी इज द हाइट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। अगर सबसे विकसित मस्तिष्क देखना है तो भारतीय आकाश के नीचे आना पड़ेगा। पर उसने ये भी कहा कि ज्ञान कितना भी प्राप्त हो जाए, मुक्ति भारत में जन्म लेकर ही मिलेगी। इवन मैंने तो ये तक सुना है कि जिस जमाने में नेहरू और माओ के बहुत अच्छे संबंध थे, एक मैंने लेक्चर में सुना था, तो इसका मेरे पास कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, मगर माओ ने नेहरू से कहा कि आपको पता है कि हमारे चाइना में क्या माना जाता है धारणा प्राचीन काल से, कि जन्म और मरण के साइकिल से मुक्ति प्राप्त करनी है तो भारत में जन्म लेना होगा। तो आप सोचिए, जिस भारतीय ने यहां जन्म लिया है, मैं एक और बात कह दूं, चाइना के साथ बड़ा टसक चलता है। भारत का प्राचीन चाइनीज में नाम क्या है? टियानजू, TIANZ। जाके चाइनीज भाषा में टियान और जाओ दोनों का अर्थ देख लीजिएगा। जाओ तो वहां स्थान को कहते हैं, केंद्र को, जैसे अपने यहाँ जयपुर, नागपुर, कानपुर इस ढंग से होता है, वैसे वहां कुहान जाओ जाओ, और टियान का होता है स्वर्ग। ओह, तो बस आप समझ लीजिए। तो मेरा ये मानना है कि एक वो देश, मगर दुख की बात यह है कि उसमें लोग आपस में विभेद पैदा करने के लिए लगे रहते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं जिसके लिए हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गापवर्गास्पद भाग्य है तो भवंति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। अर्थात वह भारत भूमि धन्य है, देवता जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं। स्वर्ग में रहने के बाद, देवता के रूप में हजारों वर्ष तक रहने के बाद, मनुष्य के रूप में जन्म लेने को इस धरती पर लालायित रहते हैं, क्योंकि मुक्ति यहीं से मिलती है। तो इसलिए वो राम तेरी गंगा फिल्म का एक गाना था ना, तुझे पुकारे मेरी राहें कि तुझको मुक्ति यही मिलेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुत सी चीजें हैं जो जीवन को समझने के लिए, अगर इस धरती पे आपको भगवान ने जन्म दिया है, तो जीवन को ये मत करिए कि तूने रात गवाई सोए के और दिवस गवाया खाए, और हीरा जन्म अमोल था कौड़ी मोले जाए। तो भारत में जन्म मिला है तो हीरे के मोल का है, उसे कौड़ी मोल में मत जाने, नहीं जाने देना चाहिए। बीजेपी को छोड़कर विपक्ष का कोई ऐसा नेता जो आपको प्रभावित करता है? देखिए, विपक्ष में बहुत से, सिर्फ बताइए, हमारे एक दो नाम बताइए। हम बता रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सरदार पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति बनवाई, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति। आज चलिए वो कहेंगे, वो मौजूदा दौर, हम मौजूदा दौर में ये बताइए, प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न दिया है कि नहीं? SC जमीर को दिया है कि नहीं पद्म अवार्ड? तरुण गोगोई को दिया है कि नहीं? ये जो मोदी जी ने किया है, ये सोचने की बात है। पक्ष और प्रतिपक्ष की बात नहीं, जहां से प्रेरणा मिले वहां से सीखना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों में, मैं ईमानदारी से कहता हूं, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रेरक व्यक्तित्व है, उनसे सीखना चाहिए। आज का कोई ऐसा नेता जो आपको लगता हो कि नहीं, ये देश के बारे में सोचता है, ये बांटना नहीं चाहता, ये सत्ता हासिल करने के लिए समाज में, देश में कोई विभाजन विभेद नहीं करना चाहता? देखिए, कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स में कमेंट करना उचित नहीं है, क्योंकि उसके राजनीतिक अर्थ निकाले जाए। ठीक है, मगर मैं ये कह रहा हूं, जो लोग नहीं हैं उनमें से, भले ही आरोप कितने प्रकार के लगे हों, पर PV नरसिम्हा राव ने भी उस समय परिस्थितियों को जैसे संभाला था, सोना गिरवी रखा गया था, बैंकक्रप्ट होने कगार पे पहुंच गए थे, 2-2 बार रुपए का डिवेल्यूएशन, अर्थव्यवस्था ध्वस्त, मंडल के कारण जातिगत वैमनस्य चरम पे, अयोध्या में गोलियां चल गई, उसकी वजह से धार्मिक भावनाओं का उबाल, कश्मीर में आतंकवाद शुरू हो गया, पंजाब में आतंकवाद चल रहा था, LTT के आतंकवाद ने उस समय राजीव गांधी जी की जान ली थी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट। तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी उस समय बड़ी कुशलता के साथ उस चीज को डील किया था। तो विपक्ष के नेताओं में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, और पुराने में तो कांग्रेस के नेताओं में बहुत हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन
डॉक्टर संपूर्णानंद, लोकमान्य तिलक। आज का कोई ऐसा कांग्रेसी जो आपका मित्र हो, जिसके साथ आपको मजा आता हो बात करने में? देखिए, जिनके पास थोड़ी बहुत भी समझ थी कोई चले वो तो बचे ही मतलब वो तो बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो ये समस्या है। और मैं इसको ऑन द लाइटर नोट कह रहा हूं उन्हें, अगर कांग्रेस में थोड़ी समझ होती तो दुर्गति ये नहीं होती जो दिखाई पड़ रही है आज के समय में। और मगर क्या हो गया है कि वहां एक नई उम्र का नेतृत्व आ गया है। नई उम्र का नेतृत्व ऐसे चक्कर में फंस गया है, वो तो लेफ्टिस्ट एजेंडा पे चल पड़ा है। तो वसीम बरेलवी जी का बड़ा फेमस शेर है, वो कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व पे बिल्कुल सही लागू होता है। अब कौन समझाएगा आजकल के बच्चों को, समझे वो युवा नेता है, परपीचुअल युवा नेता, कौन समझा पाएगा उसको? तो उसके लिए एक शेर है कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के जाना है, कहां जाना जरूरी है, उसे एहसास करने का सलीका ही नहीं आता, जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। वाह, मन नहीं भरा डॉक्टर साहब। और ये हो रहा है कि बातचीत चलती रहे और बहुत बहुत आनंद आ रहा है आपसे बात करके, लेकिन क्योंकि समय, ये मजबूरी हमारी है। चुनाव आज तक पर आप आए और आपने दिल खोल कर इतनी सारी हमसे बात की, बहुत सारी बातें अभी भी मन में रह गई हैं। एक मौका, अवसर कभी और मिलेगा तो आपसे और बात करेंगे। बहुत धन्यवाद पूरी हमारी टीम की ओर से। अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए चुनाव आज तक।